जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि काफ़ी बढ़िया होंगे आप लोग। एक नया सीरीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके कराए जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर एनसीईआरटी के रूप में और एससीईआरटी के रूप में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक एनसीईआरटी का बेस तैयार करके देगा। होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पता ही नहीं होता है। ठीक है, रटने के चक्कर में हम लोग बहुत सारी किताबें रट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रट जाते हैं, लेकिन दरअसल उतनी सारी चीज़ें रटने के बाद भी हमसे क्वेश्चन छूट जाता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों पे आज हम लोग ध्यान देते हुए उस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि एग्ज़ाम कोई कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अभी कोई सा भी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम जो है अभी फॉलो करती है किसको, तो एनसीईआरटी को। और जाहिर सी बात है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन में समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। इसमें आपको साफ साफ ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कक्षा 6 के एससीईआरटी। जो एससीईआरटी है उस एससीईआरटी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन बुक में रहते हैं बस सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ हम बता रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उसके आसपास के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चल तो एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे और जैसा आपको उचित लगे, ठीक है, एक बार फीडबैक अपना ज़रूर देंगे कैसा आपको लगता है। आपको ये मतलब कुछ बेनिफिशियल है कि नहीं ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा कि गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये कहें तो आपसे ये पूछ रहा है कि गंगा के पास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, अब गंगा कहाँ है, तो इसके लिए भैया आपको भारत का मैप दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बढ़िया से बनाना है तो आप एक मोटा मोटी एक मैप भारत का याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र है या यहाँ से गंगा नदी निकलती है ये, ठीक है, ऐसे होते होते ये, ठीक, उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जा पहुँचती है। तो ये जो गंगा नदी है हमसे क्या पूछ रहा है कि इसी गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में इस क्षेत्र में उस समय पर, ठीक है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र स्थित था। और आपके पास ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन ऑप्शन है, तो तक्षशिला है, मगध है, कोंकण है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तक्षशिला जो ऑप्शन 1 है हमारा, वो तक्षशिला है कहाँ। तो अगर आप ठीक से इतिहास पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि तक्षशिला जो है वो भैया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तक्षशिला कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, गांधार जो महाजनपद थी, उस गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, जो आपको यहाँ दिखाई देगा। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी थी जो काफ़ी फेमस है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये गंगा नहीं, ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो पहला आंसर हमारा ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बचता है मगध। मगध जो है आपको पता होगा कि मगध कहाँ है, तो मगध जो वर्तमान में बिहार का हिस्सा है, ठीक है, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, राजगीर हो गया, ये सारा हिस्सा मगध का कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा कहाँ आएगा, तो आप भली भांति देख पाएंगे कि वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा भैया। ठीक है, और हमसे यही पूछ रहा है कि गंगा के दक्षिण में, तो इस वाले हिस्से में आपको प्रॉपर मगध दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, तो मगध हो जाना चाहिए। एक ऑप्शन जो ऑप्शन 3 बचता है जो कोंकण है, तो कोंकण कहाँ है, तो आप ये देखेंगे यहाँ गुजरात महाराष्ट्र वाला ये जो तट है, ये गोवा तक का, इसको कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, तो ये कोंकण तट जो है, ठीक, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो गंगा नदी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो आसानी से आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर मगध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, तो मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, डैश की शुरुआत में, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ था। मतलब आपको ये बताना है कि किस शुरुआत में कृषि का
विकास हुआ था, ठीक है। और कृषि के विकास को जानने के लिए आपको इतिहास का शुरुआती दौर जानने होंगे, और शुरुआती दौर जानने के लिए आपको, ठीक है, थोड़े बहुत इतिहास पढ़ने होंगे। अब आइए थोड़ी बहुत वही हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का आपको यही बेनिफिट है कि आपको क्या एक बेसिक क्वेश्चन का नॉलेज मिलेगा। और जब तक भैया आप क नहीं सीखेंगे, वर्ड कैसे लिखेंगे, ठीक। तो वर्ड लिखने के लिए आपको क ख ग घ च छ ज सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो क ख ग घ च छ ज आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। तो एनसीईआरटी आपको एक प्रॉपर बेस तैयार करके देगी, ठीक है। इसलिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। चलिए आइए तो हम यहाँ से थोड़ी सी जानते हैं यहाँ कृषि के बारे में। देखिए भारतीय इतिहास के बारे में हम बात करें, अगर हम बात करें भारत के इतिहास के बारे में, ठीक, तो इसके सबसे जो शुरुआती दौर था, इनिशियल स्टेज जो था, वो आपका क्या कहलाया, तो वो कहलाया पाषाण काल, ठीक है। क्या कहलाया, तो वो कहलाया पाषाण काल। अब पाषाण काल के बारे में कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। पाषाण काल है क्या, तो एक ऐसा एज जो जिसमें बहुत ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल किया गया, मतलब वहाँ के जो भी मानव लोग थे वो टूल्स के रूप में, औजार के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, तो वो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसी को, इस समय को हम लोग क्या बोले, तो इस समय को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल में कई सारे स्टेज हुए। अब कई सारे स्टेज में कौन कौन से स्टेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए पाषाण काल में सबसे पहले आपको पूरा पाषाण काल दिखाई देगा, जो पाषाण काल का फर्स्ट स्टेज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पाषाण काल चलना शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ तक आया पूरा पाषाण काल, फिर बीच वाला मध्य पाषाण काल, और उसके बाद यहाँ से जो पीरियड शुरू होता है भैया, ये पीरियड कहलाया नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल एक ऐसा एज था, ठीक है, जिसमें कुछ नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल से हमने नव पाषाण काल को अलग क्यों किया, तो अलग करने के पीछे कारण ये थे कि यहाँ पर कुछ नए नए इन्वेंशन देखे गए थे। जैसे क्या कि आप लोग सुने होंगे कि पहिया का आविष्कार जो है, ठीक है, यहीं देखने को मिला। अब पहिया का आविष्कार क्यों किया गया होगा, तो पहिया का आविष्कार इसलिए किया गया होगा ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको ढोया जा सके, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सके। अब ढोने में मुख्य रूप से क्या हो सकता है, तो भैया कृषि का सामान हो सकता है, अनाज हो सकता है। अनाज वगैरह अगर उगाएगा तभी तो ढोएगा ना। तो ये अनाज का कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहीं से नौ पाषाण काल से, ये वाला जो एज है नौ पाषाण काल का, ठीक है, इस नौ पाषाण काल से ही, इस काल से ही आपको कृषि दिखाई देगा। मानव यहाँ अस्थाई रहना शुरू कर दिए थे। अस्थाई रहना क्यों शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो कृषि कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कृषि करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो एक जगह आपको रहना पड़ेगा। यहाँ आप खेती कर, मान लीजिए कि आप बिहार में रह रहे हो, और बिहार में रह के आप कृषि कर रहे हो, और खेती करके अनाज बो के, मान लीजिए गेहूं का समय है, आपने गेहूं खेत में लगा दिया, और गेहूं लगाकर आप चले गए कहाँ, तो असम रहने या फिर दिल्ली रहने। अब भैया अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके खेत का देखभाल कौन करेगा, तो ये करने के लिए प्रॉपर आपको एक स्थान पे रहना पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ था नवपाषाण काल में, कि मानव को कृषि जब करने आया, जब मानव कृषि की तरफ मुड़ा, अब उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि वो एक स्थान पे रहना शुरू करे, ठीक है। तो वहीं से अस्थाई निवास का मतलब एक प्रॉपर, जैसे आज हम लोग कंप्लीट घर बनाते हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, ऐसा कंसेप्ट नवपाषाण काल से शुरू हो गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कृषि शुरू हो गया था। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ ये कृषि के बारे में, कि किस समय पे कृषि शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें देख लीजिए नौ पाषाण काल कहाँ है। तो नौ पाषाण काल आपको ऑप्शन 1 पे मिल जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल बिल्कुल नहीं, पूरा पाषाण काल में मानव जो है शिकार वगैरह किया करता था, ठीक, एक बहुत ज़्यादा असभ्य मानव था। लौह युग बिल्कुल नहीं, ठीक है। कांस्य युग बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो नौ पाषाण काल। क्लियर है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है। अब ऋग्वेद की बात कर रहा है तो सबसे पहले ये जानिए आप कि ऋग्वेद की रचना हुई कब थी। तो भैया ऋग्वेद की जो रचना हुई थी तो हुआ था वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक पीरियड में। अब जब वैदिक पीरियड में हुआ था तो वैदिक पीरियड में ही आए थे कौन लोग, तो आर्य लोग। ये आर्य लोग भारत आया था, तो इन लोगों ने अपने साथ, ये लोग एक भाषा लेकर आए थे, एक कल्चर लेके आए थे, किसकी, तो संस्कृत की। तो यहीं से संस्कृत शुरू होता है, ठीक है। अब इसी संस्कृत भाषा में उस समय पर वेदों की रचना शुरू हो गई, ठीक है। वेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 4 वेद है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, जिसमें से मतलब ये जितने भी मतलब वेद है, ठीक है, सभी वेदों की भाषा जो है वो संस्कृत ही है, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा क्या है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वेद की मूल रचना, ठीक है, मतलब शुरुआती एकदम, मतलब जिस समय रचना हुई थी इसकी, उस समय की बात कर रहे हैं कि इसकी मूल रचना, ठीक है, किस भाषा में हुई थी। तो आप इसको याद रख लेंगे, भाषा क्या होगा, तो इसका भाषा हो जाएगा प्राकृत सॉरी संस्कृत भाषा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला इसका सही आंसर है, ठीक। पाली नहीं हो सकता है क्योंकि पाली बुद्ध के समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, और बुद्ध की समय 600 BC की है और ऋग्वेदी का पीरियड 1500 BC की है, तो एक लंबा चौड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा 800-900 साल का। उसके बाद यहाँ हिंदी भाषा पता है आपको कि बहुत बाद में आई हुई है। तमिल भाषा शुरू से थी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले संस्कृत भाषा आई थी और उसी में रचना हुआ था किसका, तो ऋग्वेद का, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल। आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, ठीक। अब सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या है, यहाँ पंजाब, पंजाब से एक जगह खोजा गया है, ठीक है, वो जगह कौन सा है, तो रोपर, ठीक है, सतलज नदी के तट पर एक जगह है पंजाब में रोपर, ठीक है, इसकी खुदाई की गई और इसकी खुदाई जो है रोपर की खुदाई, ठीक है, ये 1960 के दशक के आसपास की गई थी, तो ये बहुत बाद की बात है, ठीक। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ये, ठीक है, इसकी खोज 1922 में की गई थी, ठीक है। सिंध वाला जो क्षेत्र है इसकी खोज जो है 1900, ठीक है, 31-32 के आसपास में, ठीक है, किया गया था, ठीक है। हड़प्पा जो है, इस हड़प्पा की खोज जो है ये 1921 में की गई थी और आपको पता होगा कि सबसे पहले किसी स्थल की खोज की गई थी तो वो स्थल कौन था, तो वो स्थल था हड़प्पा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1921 में। अब यही कारण है कि सबसे पहले इसकी खोज हुई तो इसका नाम भी जो है वो इस पूरे के पूरे सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करता है। मतलब कि आपको क्लियर देखना है कि उत्तर भारत को, मतलब जो भारत है, इस भारत का डिवीजन जो है, ठीक, इस भारत का डिवीजन कौन सा पर्वत करता है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण मतलब ये आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एक बना लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्वत इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। तो भैया सीधे सी क्लियर सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्लियर याद रखेंगे कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत की है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो आप यहाँ खोज लीजिए कि विंध्य कहाँ है, हिमालय नहीं होगा, हिमालय इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, विंध्य पर्वत श्रेणी हो जाएगा, तो विंध्य इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट जो है ये आपको पूर्वी घाट में मिल जाएगा, और पश्चिमी घाट इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चावल का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक। अब जरा देखिए चावल का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक। तो चावल जो है ये हमारे भारत की उपज, ठीक है, मतलब चावल का सेवन आप देखते होंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा होता है, खास करके यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब हिस्सों में चावल की ठीक ठाक पैदावार होती है और ठीक ठाक हम लोग यूज़ भी करते हैं। मतलब भोजन में हमें कम से कम एक टाइम जो है चावल चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये जो चावल का है ये, ठीक है, प्राचीन प्रमाण साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है, तो आप एक जगह याद रखेंगे जिसका नाम था कोल्डिहवा, ठीक है। कोल्डिहवा था कहाँ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में कोल्डिहवा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, प्रयागराज वाला, उस क्षेत्र के आसपास ही आपको कोल्डिहवा मिल जाएगा और यहीं पे पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। चलिए, और ये भी बताया गया कि नवपाषाण कालीन संबंधित था ये, मतलब जो चावल यहाँ से मिला, ठीक है, वो कब का था, तो लगभग नवपाषाण काल का था, ठीक है। चलिए, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे। ठीक, मतलब कि जो भी शुरुआत में औजार यूज किया गया वो किस चीज़ का बना हुआ था। याद कीजिए, जब हम लोग ये वीडियो शुरू किए थे तो पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये जो औजार पहला जो समय चल रहा था उसको हमने पाषाण काल कहा। क्या कहा? तो पाषाण काल। अब पाषाण काल भैया हमने इसको इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर पत्थर का सामान यूज हो रहा था। फिर तो जाहिर सी बात है कि अगर पत्थर का सामान यूज हो रहा है, ठीक है, तो पाषाण काल होगा और उसी समय ज़्यादा पत्थर का यूज हुआ होगा। ठीक है, और शुरुआती दौर भी था वो। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि आप याद रखेंगे कि सबसे पहले मतलब शुरुआती समय में एकदम जो इनिशियल स्टेज था मानव का, तो उस समय उन्होंने अपने औजार के रूप में, टूल्स के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो उसके रूप में इन्होंने पत्थर का प्रयोग किया था। तो कोई तामझाम नहीं है, बस सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा, तो पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? उसी समय आपको हमने बता दिया है कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, तो 3 भाग देख लीजिए कहाँ है 3, जहाँ होगा वहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका। अब भीमबेटका सबसे पहले ये जानिए कि क्यों फेमस है। भीमबेटका में ऐसा क्या है जिस कारण से भीमबेटका फेमस हुई? तो भीमबेटका फेमस हुआ उसके पीछे कारण क्या है? तो भीमबेटका में कुछ गुफाएं मिली। ठीक है, भीमबेटका में कुछ गुफा मिला और वो जो गुफा है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा भीतर में जो भी गुफा है उसके दीवारों पर ना कई सारे आपको चित्र दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब इन गुफाओं में कुछ चित्र बना हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इन्हीं चित्रों के कारण भीमबेटका जो है वो काफ़ी फेमस हुआ। और ये भीमबेटका है कहाँ? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, भारत के बीचों बीच वाला जो प्रदेश है उसी मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक ये जिला के रूप में, क्षेत्र के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, भीमबेटका जगह। ठीक है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन जिला, उसी रायसेन जिला में एक गाँव पड़ता है भीमबेटका, और वहीं से चित्र के बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसी भीमबेटका के बारे में पूछ रहा है कि भीमबेटका है कहाँ, तो भैया याद रखेंगे कहाँ है ये भीमबेटका। तो ये भीमबेटका आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि क्लियर होने चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन। देखिए ये चैप्टर वाइज है ये। ठीक है, बहुत सारे आपको चैप्टर वाइज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने देखा कि अध्याय 3 था। ठीक है, प्रारंभिक समाज। अब अध्याय 4 जो होगा इसका, ठीक है, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। ठीक, इसके बारे में देखिए। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे, सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया था? ठीक है, जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। ठीक, अगर ये भी क्वेश्चन ना मालूम हो फिर दिक्कत है। और भैया एक बात क्लियर है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ये है। आपको एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो शायद आप नहीं देखे होंगे, बाकी लगभग एकदम इजी टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने जो भी हमारा बेसिक था उस चीज़ को हम लोग छोड़ चुके हैं, और बेसिक छोड़ चुके हैं जब उसी बेसिक से क्वेश्चन आता है तो फिर फंसना लाजमी है हमारे लिए। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी अपना बेसिक है वो बेसिक क्लियर कर ले, और क्लियर भी करे तो किससे, तो एनसीईआरटी बुक से, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन पहला ये है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो जाहिर सी बात है कुत्ता को बनाया गया था, सब लोग को मालूम होना चाहिए और होगा भी शायद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? उधर तो हमने देख लिया था चावल का, चावल कहाँ से मिला था भैया? तो याद रखेंगे चावल कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा से मिला था। ठीक है, कोल्डिहवा। अब ये कोल्डिहवा था कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है गेहूं के बारे में, कि गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला। तो गेहूं के लिए आप याद रखें किसको, तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ आपको दिखाई देगा? तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में, ठीक है, भारत के मैप में ये वाला जो हिस्सा था जो पहले पाकिस्तान था। ठीक, ये वाला जो हिस्सा था जो पहले मतलब भारत का हिस्सा था पहले, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान है। ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसी हिस्से में मेहरगढ़ हुआ करता था, और इसी मेहरगढ़ में सबसे पहली बार खेती शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार
खेती कहाँ शुरू हुआ, तो मेहरगढ़ में ही शुरू हुआ था। ठीक है, और यहीं से गेहूं और जौ का कंसेप्ट मिलता है। जौ जो है इसके ऊपर ईरान वाले क्षेत्र में चला जाता है, और गेहूं उगाने का जो श्रेय है वो मेहरगढ़ में रह जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो याद रखना है मेहरगढ़। अगर पूछे कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, वो भी आपको याद रखना है, क्या, तो मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मेहरगढ़। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान वाला हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। इसका ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, ये जो है ना, ये चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये रहा कि शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले। ठीक है, कुल मिला के आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो जो सिंधु सभ्यता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता, उसी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बंदरगाह स्थल। अब जाहिर सी बात है, बंदरगाह सिंधु सभ्यता में एक ही जगह था, और भी थे, लेकिन एक जगह बंदरगाह था जो काफ़ी फेमस था। और वो बंदरगाह कहाँ मिलेंगे, तो आपको गुजरात में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। ठीक है, गुजरात में कौन सी जगह, तो लोथल। ठीक है, तो लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात के तट पे स्थित था। ठीक, जब भी बंदरगाह स्थल की बात करें तो आप लोथल को याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। को ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो याद कीजिए, हमने बताया था उसी समय क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया। ठीक है, पहला स्थल हड़प्पा था जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ से मिला। ठीक, तो सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ जो है, ठीक है, कहाँ से मिला था, तो वो मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक, अब यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन पूछेगा किसने किया था। ठीक है, ये विशाल स्नानागार कहाँ से मिले थे, हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में घूम फिर के आते रहेंगे। ठीक, तो ये सब जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप काफ़ी बढ़िया से याद करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत डीप तक पढ़ने के चक्कर में आप बेसिक चीज़ को भूल जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपके आने वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सारे चीज़ों को आसानी से याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। आइए, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 5। चलिए, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। चैप्टर नंबर 6, ये काफ़ी इजी सा साधारण सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है। अब भैया जाहिर सी बात है, वेद के बारे में आपको पता ही होगा। पता ना भी हो तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि वेदों की संख्या कितनी है। तो भैया याद रख लीजिएगा, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, टोटल 4 वेद आपको दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ठीक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा होगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहले जो भी वेद लिखाया था, इन वेदों में सबसे पहले यही वेद लिखाया था। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि वेदों की भाषा क्या थी। तो वेदों की भाषा हमने क्या बताया आपको, तो वेदों की भाषा संस्कृत बताए थे। तो आप याद रखिएगा कि वेदों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, अब वेदों से एक और क्वेश्चन आता है कि वेदों को लिखा किसने, रचना इसी किसने किया। तो वेदों की रचना के बारे में ऐसा कंसेप्ट आता है कि वेदों की रचना जो है वो ईश्वर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ईश्वर के द्वारा किया गया। ठीक, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि वेदों की रचना किसने किया था, तो ईश्वर ने किया। ठीक है, टोटल कितने वेद, 4 वेद। किस भाषा में है, संस्कृत। सबसे प्राचीन वेद कौन से, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद में।
ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है पुरुष सूक्त, ये आपसे पूछ रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। अब भैया ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ी सी आपको डीप में जाने होंगे। ठीक है, पुरुष सूक्त वो है क्या ये। ठीक है, तो याद कीजिए कि ऋग्वेद आप पढ़े होंगे तो वहाँ आपको पता चला होगा कि ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद में ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक, कितने मंडल है, 10 मंडल है। और इन 10 मंडलों में, ठीक है, सूक्त की संख्या जो है वो 1028 है। ठीक है, और इन्हीं 1028 सूक्त में ये जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल में जो 10वां मंडल है, ठीक है, 10 मंडल में कौन सा मंडल, तो जो 10वां मंडल है, यानी कि ऋग्वेद का अंतिम मंडल 10वां मंडल, ठीक है, इसी 10वां मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम है, क्या नाम है, तो पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में, ठीक है, मतलब ये पुरुष सूक्त है, इसमें नदी सूक्त है, ठीक है, और बहुत सारे सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही दिखाई देंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में है। और 10वां ये मंडल किसका भाग है, तो ये मंडल ऋग्वेद का भाग है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद का। ठीक है, क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऋग्वेद हो जाना चाहिए। और ये रहा आपका सही आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, चौथा गांव, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इनाम गांव, ठीक, तो इनाम गांव कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 4। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन किए आज आपको। ठीक है, लगभग 6 चैप्टर जो है वो SCERT का, ठीक है, क्लास 6 का, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे, ठीक है, मतलब जो भी आएंगे उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे किससे रिलेटेड, तो वो आगे जो भी चैप्टर हैं इसमें क्लास 6 में और अभी लगभग 8-10 चैप्टर है, तो इन 10 चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं NCERT, और NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको 1-2 बार देख लेंगे, और बाकी कोई दिक्कत होता है, ठीक, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पढ़ा, अब इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हमने देखे थे, जैसे ऋग्वेद के बारे में देखा, सिंधु सभ्यता के बारे में देखा, और भी बहुत सारे चैप्टर देखे। तो अगर इन सभी चैप्टर में कोई स्पेशल टॉपिक हो, जैसे मंडल हो गया, ऋग्वेद हो गया, ठीक है, या फिर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, अथर्ववेद हो गया, कोई भी एक खास प्रकार का टॉपिक हो जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेने हो, या फिर वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बताएंगे कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा बता दिया जाए, तो हम उस टॉपिक को डील करने का प्रयास करेंगे, और आपको टॉपिक वाइज जो है आपके डिमांड पे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप भी एक्टिव रहिएगा और हमें भी ये पता चलते रहेगा कि आपको एक्चुअल में जरूरी किस चीज़ की है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे। ठीक, चलिए, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।